गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ रहे थे हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह, और अब तक हम लोग इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए में हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर अमाइन, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के बारे में डिस्कशन किया था बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डाइजेनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम लवण के बारे में बच्चों। पार्ट सी इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था साइनाइड और आइसोसाइनाइड। और पार्ट डी बच्चों हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था यूरिया। समझ में आ गया होगा। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड की। और अगर हम लोग नाइट्रो कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की। नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? नाइट्रो कंपाउंड होते हैं आपके ये नाइट्रो कंपाउंड है। अगर इसकी हम लोग वो बताएं बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताएं, तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए मैं बाय द वे ये माइनस यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, तो फिर मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी एन। ये हो जाएगा आपके पास में एन, ये हो जाएगा मेरे पास में डबल बॉन्ड, ये माइनस अपनी जगह पर है, ये ऑक्सीजन पे माइनस। तो कहने मतलब ऐसे घूमता रहता है माइनस, इन दोनों के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन माइनस रहता है। और आपको मालूम है जब भी माइनस या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो डबल बॉन्ड बनता है। इससे पहले यूरिया वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डबल बॉन्ड नहीं बनाया था, आप बना लेना। ठीक है, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा शायद। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारे पास में बन जाएगा NH2+, और ये बन जाएगा हमारे पास में CO-। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ये NH2 आ जाएगा बच्चों। सेम कंडीशन ये होगी कि जब अगले स्टेप की बात करेंगे हम लोग, तो ये यहाँ अगर जाएगा तो ये सेम स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, NH2+ ये आ जाएगा, और यहाँ NH2 हो जाएगा। देख लेना, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग। ठीक है, अनुनाद संरचना बहुत बनवा रखी है आपको, तो ये नाइट्रो कंपाउंड की अनुनादी संरचना है। इसके बाद में लिखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो बच्चों नामकरण की बात करें, नाइट्रो कंपाउंड के नामकरण की बात करें, अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, इसके नामकरण की बात करें, तो इनको बच्चों लिखा जाता है नाइट्रो एल्केन। क्या लिखा जाता है बच्चों? इनको नाइट्रो एल्केन लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है बच्चों? इनको नाइट्रो एल्केन लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया आपने इसका CH3NO2, तो ये कहलाएगा आपका नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन कहलाएगा बच्चों। यहाँ लिख दिया आपने CH3CHNO2 CH3, तो नाम हो जाएगा इसका 2 नाइट्रो प्रोपेन कहलाएगा बच्चों। ये सिंपल सा है, कोई भी नाम लिख सकते हो। अगर इसकी बात कर रहे हैं आप लोग CH3NO2, तो नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। इस तरीके से इसका नामकरण हो जाता है। लिख लिया, आगे चलेंगे बच्चों। इसके बाद में आता है इसका प्रिपरेशन मेथड, तो हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो यौगिकों के निर्माण की विधियाँ। हेडिंग है बच्चों नेक्स्ट, प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की बात करें, नाइट्रो यौगिकों के निर्माण की विधियों की बात करें बच्चों, इसके अंदर हम लोग नाइट्रो यौगिकों के निर्माण की विधियों की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर फर्स्ट आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। ठीक है बच्चों, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें हम लोग, हाइड्रोकार्बन से अगर इसका निर्माण करें
तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग मीथेन की रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ 673 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होता है बच्चों, HNO3 को हम लोग लिख सकते हैं OH और NO2 लिख सकते हैं। यहाँ से ये H2O बाहर हो जाता है और ये बन जाता है आपका CH3NO2, जिसको आप लोग नाइट्रोमेथेन बोलते हैं। यही रिएक्शन अगर आप लोग कराते हैं बच्चों एथेन के साथ में, इसका ख़ास बात यह है बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड की खास बात यह है बच्चों, जितने भी पॉसिबल कंपाउंड वो बनते हैं 673 केल्विन। तो यहाँ बन जाएगा आपका एक तो CH3NO2 बन जाएगा इसके अंदर, और एक बन जाएगा CH3CH2NO2, दोनों बनेंगे, वही जलकाणु निकलेगा और बनेगा। वहीं अगर आपने कंपाउंड ये ले लिया, प्रोपेन ले लिया, CH3 ले लिया बच्चों आपने, और प्रोपेन लेने के बाद में रिएक्शन आपने करा दी इसकी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो कंपाउंड बहुत सारे बनते हैं बच्चों। एक कंपाउंड इसके अंदर बनता है CH3CH2NO2, ठीक है, नाइट्रोप्रोपेन बनता है बच्चों। कितना बनता है नाइट्रोप्रोपेन, ये कितना बनता है, ये आपका 25% बनता है। फर्दर रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा CH3CHNO2 CH3, ये बनता है बच्चों आपका 40%, मतलब एक बार OH निकलेगा, HOH निकलेगा यहाँ से, एक बार HOH यहाँ से निकलेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फर्दर रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो बनता है CH3CH2NO2, ये बनता है बच्चों आपका 10%, और लास्ट बनता है आपका CH3NO2, ये बनता है बच्चों आपका 25%। तो टोटल किल कह सकते हैं बच्चों कि जो रिएक्शन कन्वर्ट होती है, तो जब भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो 3 कार्बन वाला ऐसे भी बन सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, 2 तो ये हो गए, फिर इसके बाद में 2 कार्बन वाला बनाया, फिर 1 कार्बन, तो जितने कार्बन का मान लो 4 कार्बन होंगे, तो चारों के हिसाब से हम लोग पहले 4 कार्बन वाले कितने पॉसिबल है वो बनाएंगे, फिर उसके बाद में 3 कार्बन वाले पॉसिबल है वो बनाएंगे, फिर 2 कार्बन वाले जो पॉसिबल है वो बनाएंगे, फिर 1 कार्बन वाला बनाएंगे। ये पूरा सिस्टम है बच्चों। अगर 5 कार्बन होगा तो 5 कार्बन के अंदर पहले 5 कार्बन वाले NO2 जोड़ के बनाएंगे जितने भी पॉसिबल है पेंटेन में, फिर 4 कार्बन वाले पॉसिबल, फिर 3 कार्बन वाले पॉसिबल, फिर 2 कार्बन वाले पॉसिबल। 2 कार्बन वाले 2 पॉसिबल है नज़र आ रहा है आपको, 3 कार्बन वाले आपको 4 पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से बनते हैं बच्चों, तो बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरीके से आप नाइट्रो के एरोमेटिक कंपाउंड भी बना सकते हो। सपोज अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन करा दी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ 333 केल्विन टेम्परेचर, तो भी आपके पास में बच्चों एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड मिल जाता है। इसको आप लोग नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। और ख़ास बात नाइट्रोबेंजीन की होती है, इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है बच्चों। समझ में आ गया? चलें आगे, लिख लो इसको एक बार। इसके अलावा बच्चों बनाने की विधियों में बात करें हम लोग, तो नाइट्रो कंपाउंड को हम लोग बना सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड को हम लोग और बना सकते हैं एनिलीन से। हम नाइट्रो कंपाउंड को बना सकते हैं बच्चों एनिलीन से भी बना सकते हैं, एनिलीन से भी बना सकते हैं। एनिलीन क्या होता है बच्चों? जब हम लोग बेंजीन पर NH2 जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग एनिलीन बोलते हैं। और जब इस एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaNO2 / HCl के साथ में, स्टैंडमायर अभिक्रिया बताई थी आपको, तो क्या बनेगा? पहले डाईएजोनियम सोल्ट आपका बन जाता है N2 + Cl-। इसकी रिएक्शन आप लोग करा दीजिए NaNO2 के साथ में। किसके साथ करा देंगे? NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो क्या होगा? यहाँ से आपका N2 बाहर, यहाँ से NaCl बाहर, और यहाँ हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है बच्चों वो कहलाता है आपका नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से हम लोग, इससे भी हमारे पास में नाइट्रो कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, एनिलीन से भी। लिख लीजिए। तो बच्चों ये मेथड था आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बात समझ आ गई आपको?
इसके अलावा बच्चों हम लोग आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, कोई खास बात नहीं है, रंगहीन होते हैं लेकिन गंध इसमें तीक्ष्ण आती है, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का जो लिक्विड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। ये खास बात नहीं है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन जरूर देखेंगे, और केमिकल रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके अंदर अपचयन। नेक्स्ट एक लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें बच्चों तो क्या होता है कि जब सबसे पहला इसके अंदर आता है आपका रिडक्शन, अपचयन काम में आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, कि जब हम लोग RnO2 की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, अपचयन करा देते हैं, इसका अपचयन करा देते हैं तो पहले -H2O निकलता है और बन जाता है R नाइट्रोसो एल्केन बन जाता है, एक H2 निकल जाता है। फर्दर रिएक्शन करा दो आप हाइड्रोजन के साथ में, दोबारा अपचयन कराएंगे तो बन जाता है RnHOH जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। और फिर फर्दर अगर आप अपचयन करा देते हैं तो बन जाता है RnH2। यहाँ से क्या होता है, जल का अणु निकल जाता है। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे साथ में जो क्लियर हो रही है, यहाँ 2 हाइड्रोजन काम में लिया, H2 निकल गया। यहाँ पर हम लोगों ने बात की, यहाँ 2 हाइड्रोजन लिए, NHOH बन गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन काम में लिए, एक H2 निकल गया और एक NH2 बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास में कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। इसके बहुत एक खास एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आते हैं। पहला है अम्लीय माध्यम में अपचयन। क्या है बच्चों, अम्लीय माध्यम में अपचयन, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं तो बच्चों क्या होता है, आपका RnH2 डायरेक्ट बन जाता है। यहाँ आपने लिख दिया CH3NO2, या आपने लिख दिया यहाँ पर NO2, या तो एलिफेटिक कंपाउंड ले लो नाइट्रो का, या एरोमेटिक ले लो। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं SN/HCl के साथ में, ये FeO/HCl, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप लोग। मान लीजिए आपने FeO/HCl यहाँ ले लिया तो क्या होता है बच्चों, ये आपका डायरेक्ट एमीन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पर आपका डायरेक्ट एमीन बनता है। अगर एलिफेटिक होगा तो एलिफेटिक एमीन बनेगा, एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक एमीन जिसको एनिलीन भी बोलते हैं। तो अम्लीय माध्यम में इस तरीके से रिएक्शन होती है बच्चों। यही रिएक्शन अगर आप क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो कैसे होती है, अगर हम लोग यही रिएक्शन करा देते हैं बच्चों, यही रिएक्शन करा देते हैं पहले उदासीन माध्यम में। सपोज यही रिएक्शन करा दिया आपने, यही रिएक्शन कराई आपने उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में कराते हैं बच्चों, तो फिर क्या होता है, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसकी उदासीन माध्यम में, चाहे एलिफेटिक ले लो और चाहे एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन ले लो आप, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे इसकी किसके साथ में बच्चों, उदासीन माध्यम में। यहाँ लिया ZnNH4Cl, यहाँ लिया Zn, ठीक है, यहाँ लिया आपका ZnNH4Cl। इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो हमारे पास में यह बन जाता है CH3NHOH हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाता है, हमारे पास बन जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। और तीसरी और ख़ास रिएक्शन है बच्चों इसकी क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में क्या होता है बच्चों, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्षारीय माध्यम में तो पहली रिएक्शन होती है इसकी जगह कम है बच्चों, यहाँ इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं।
रिएक्शन हो गया बच्चों, इसका अपचयन होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है बच्चों हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास में क्या होता है बच्चों, यहाँ हमारे पास में जो रिएक्शन होती है तो यहाँ से हमारे पास में ये जो आपको नज़र आ रहा है -2H2O बाहर हो जाता है और बन जाता है हमारे पास में N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन, नाम है इसका एजो ऑक्सी बेंजीन, एजो ऑक्सी बेंजीन, ठीक है। यही रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो क्या होता है बच्चों आपका, यहाँ से हमारे पास में जो H2O निकलता है वो निकलता है ये निकलता है बच्चों, हमारे पास में निकल जाता है ये, और ये बन जाता है हमारे पास में क्या बन जाता है बच्चों, एजो बेंजीन बन जाता है हमारे पास में। और यही सेम रिएक्शन अगर मैं करा दूं, यही रिएक्शन मैं करा दूं इसके साथ में, NH के साथ में रिएक्शन वो ZnNOH, लेकिन इस बार ये एक्वस होगा, जलीय होगा। तो हमारे पास में जो बनता है वो बनता है हाइड्रोएजेबेंजीन, हाइड्रोएजोबेंजीन, हाइड्रोएजोबेंजीन बन जाता है। बात समझ में आ गया आपको। ये आपकी उदासीन, ये आपकी क्षारीय माध्यम रिएक्शन है, तीनों पूछी जाती हैं। लिख लो इसको एक बार, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। फटाफट से लिखो। ये अम्लीय माध्यम में है, वो उदासीन माध्यम में है, और ये क्षारीय माध्यम में। 3 रिएक्शन, एक में 6 हाइड्रोजन काम में लिए, एक में 8 हाइड्रोजन, एक में 10 हाइड्रोजन। फटाफट से लिखो इसको। लिख लिया बच्चों, ठीक है। तो ये थी अम्लीय माध्यम में रिएक्शन, क्या बनानी थी, अम्लीय माध्यम में क्या बनाओगे, एनिलीन। उदासीन माध्यम में क्या बनाओगे, हाइड्रोक्सिल एमीन। और फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट बनाओगे आप किसमें, क्षारीय माध्यम में। ये क्या था, क्षारीय माध्यम में। अच्छा, क्षारीय माध्यम में बच्चों ये आपकी जो रिएक्शन होगी वो NOH के साथ ही होगी ना। और इसके अंदर आपके वो, अच्छा 2 ही निकाले, ये 3 निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, नाम तो सही है, एजोक्सीबेंजीन, ठीक है। ये बन जाएगा एजोक्सीबेंजीन, 3 निकल जाएंगे, 3 ऑक्सीजन 3H2 के साथ में। इसके अलावा फिर इसकी बात करें हम लोग, ये बन जाएगा आपका एजोबेंजीन, ये बन जाएगा हाइड्रोएजोबेंजीन। ये क्या है, क्षारीय माध्यम है भैया, ध्यान रख लेना। इसके बाद में आता है नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन। हेडिंग लिखेंगे, नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन
नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन। हेडिंग क्या है बच्चों नेक्स्ट, नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन। नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन। नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन, ठीक है बच्चों। नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन हो गया। नाइट्रो यौगिकों का जब भी हम लोग बच्चों विद्युत अपघटन कराते हैं, ठीक है, दुर्बल या प्रबल अम्लीय माध्यम में, दुर्बल अम्लीय माध्यम में, तो भी क्या होता है बच्चों आपका एमीन ही बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों अगर हम लोग इसका प्रबल अम्लीय माध्यम में कराएं तो क्या बनता है बच्चों, पहले बनता है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन, जो पुनर्विन्यास के बाद में पैरा एमिनोफिनॉल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बच्चों, ये बदल जाता है आपका पैरा एमिनोफिनॉल। OH यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से एक H शिफ्टिंग हो जाता है, ये बन जाता है आपका पैरा एमिनोफिनॉल। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें जल अपघटन में के बाद में आगे बात करें तो अगली रिएक्शन आती है इसके नाइट्रस अम्ल के साथ में। नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस, तो ये बात ध्यान रखें बच्चों, नाइट्रस अम्ल के साथ जो इसकी रिएक्शन होती हैं वो होती हैं इसकी अल्फा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाएं होती हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा है इसकी CH3 CH2 NO2। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ आपकी नाइट्रस अम्ल के साथ में, नाइट्रस अम्ल क्या होता है बच्चों, यही होता है HNO2। तो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन 2 और ये ऑक्सीजन H2O बाहर हो गया बच्चों हमारे पास में। ये क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया और यहाँ बन जाएगा मेरे पास में CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्सीजन्स का निर्माण हो जाता है बच्चों। अगर यही रिएक्शन मैं 2 डिग्री के साथ करा दूंगा, अगर यही रिएक्शन बच्चों मान लीजिए रिएक्शन हो जाए बच्चों हमारे पास में 2 डिग्री के साथ में, तो फिर क्या होता है बच्चों, वही नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ तो यहाँ से ये H और ये OH H2O बाहर और मेरे पास में बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड क्या जाएगा, डबल बॉन्ड N O आ जाएगा बच्चों। CH3 ये H2O निकल गया बच्चों मेरे पास में, यहाँ आ गया O और ये मेरे पास में आ गया बच्चों यहाँ पर NO2। ठीक है, लेकिन आपको पता है 3 डिग्री के अंदर 3 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो रिएक्शन भी नहीं होती है। अगर मान लीजिए मैं 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन करवाना चाहूँ किसके साथ में, HNO2 के साथ में, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया बच्चों, H2O निकल गया, NO2 जुड़ जाएगा ऊपर, ठीक है, NO जुड़ जाएगा, नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, बोलो। तो यहाँ इस तरीके से ये कंपाउंड बन सकते हैं, कोई दिक्कत? देख लो, लिख लिया बच्चों। इसके बाद में अगर हम लोग केवल नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो आपको सबको मालूम बच्चों कि नाइट्रोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और जब नाइट्रोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देगा बच्चों। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मैं आपको बता चुका हूँ कितने टाइप की होती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आपकी हो सकती हैं सल्फोनीकरण, मतलब अगर मैं बात करूँ बच्चों इसके अंदर, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करूं
तो कितने टाइप की पॉसिबल है लिख रहा हूँ, एक बार लिखेंगे आप लोग। बच्चों इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने बताई थी आपको, और ये मालूम होना चाहिए, नोट में लिख लेंगे। यहाँ पर नाइट्रो समूह एक इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह की भांति कार्य करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह की भांति कार्य करता है तथा यह -I या -M प्रभाव दर्शाता है। नाइट्रो समूह क्या दर्शाता है? -I या -M प्रभाव दर्शाता है, और यह एक मेटा निर्देशित समूह में पढ़ा चुका आपको जीएसयू में। जब ये मेटा निर्देशित समूह है तो मेटा पर हमारे पास में अगर सल्फोनीकरण कराएंगे तो SO3 जुड़ जाएगा, अगर हम लोग इसका नाइट्रीकरण कराएंगे तो NO2 जुड़ जाएगा, और हैलोजनीकरण कराएंगे तो बच्चों Cl जुड़ जाएगा। तो ये था आपका बच्चों, ठीक है, नाइट्रेशन मतलब पार्ट ई वाला, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो नोट में मैंने बताया कि NO2 क्या लिखेंगे, यहाँ मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए कि नाइट्रो समूह -I तथा या -M प्रभाव दर्शाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है तथा यह एक मेटा निर्देशित समूह है, यह एक मेटा निर्देशित समूह है। देख लिया बच्चों। तो ये थी रिएक्शन नाइट्रो कंपाउंड की। इसके बेस पर ही इसकी अनुनादी संरचना भी बना सकते हैं। अनुनादी संरचना कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, आपको नहीं आएगा तो फिर हम लोग आगे क्लासों में देखेंगे, ठीक है बच्चों। वैसे आपको मैंने एमीन की जो है एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखा दी थी, उसके बाद में फिनॉल की बताई थी, इधर की। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर वो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं अनुनादी संरचना होती हैं लगभग एक जैसी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास में नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसके हम लोगों ने 5 पार्ट पढ़े, पार्ट A, B, C, D और E। इसमें पढ़ा हम लोगों ने अमाइन, उसके बाद पढ़ा डाइजेनम सॉल्ट, उसके बाद में साइनाइड आइसोसाइनाइड, उसके बाद में पढ़ा हम लोगों ने यूरिया, उसके बाद में नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आई है तो आप याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में अब तक ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस वाली क्लास है वो पूरी हो चुकी है। अब आपका काम ये है बच्चों, अब आपका काम ये है कि अगली जो क्लास आपकी होनी है, अगली जो क्लास होनी है उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो जो डाउट्स आपके हैं
ठीक है। जो जो डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सअप कर देंगे, नंबर मालूम है आपको, दे रखे हैं सबको, सारे ग्रुप्स में मौजूद हैं। और व्हाट्सअप नंबर पे अपने अपने डाउट्स लिख के डाल देंगे तो डाउट्स की क्लास आपकी हो जाएगी। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो क्लास आपकी क्लास के अंदर आपके जो डाउट्स आए हैं वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है बच्चों, जो पढ़ा है उसको प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो काम की और बढ़िया चीज़ है वो आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, बाकी तो बुक्स में कचरा बहुत सारा है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ऐसी जो रट्टाफिकेशन है तो आप लोग उसको कर लेंगे। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इनऑर्गेनिक की और उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और या राजस्थान गवर्नमेंट ने भी साथ साथ क्या किया है कि हमारे जो स्कूल की जो टाइमिंग है अभी फिर और बढ़ा दी है। और आप पढ़ रहे होंगे अखबार में कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट हमारे पास में तकरीबन 40% सिलेबस हमारा कम भी करेगी। तो 40% सिलेबस जब हमारा कम होगा तो जाहिर सी बात है 40% सिलेबस कम होने की वजह से हमें फ़ायदा क्या हो जाएगा बच्चों, हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो शुरुआत की चैप्टर हो सकता है उसमें से कुछ कम करें। तो अभी हम लोग फर्स्ट की शुरुआत नहीं की है, इसलिए अब हम लोग इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अब अगली बार जब पढ़ेंगे तो हम लोग इनऑर्गेनिक चालू करेंगे और वो 9 चैप्टर पढ़ेंगे। पहले शुरुआत में हो सकता है कितने चैप्टर है वो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।